जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ। बीजीएस और बीट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आज करेंगे बीए सेमेस्टर सेकेंड, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स थिंकर्स यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको इसी वीडियो में यूनिट 1 से 5 टोटल 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल का ये एक खासियत है कि इसमें से ही हर सवाल उठेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें यूनिट 1 में पढ़ेंगे मनु, कौटिल्य और शुक्र। मनु के राजनीतिक विचार, राज्य की उत्पत्ति और गुप्तांग सिद्धांत और राजधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन मनु का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता था। मनु प्रथम विधि निर्माता तथा मानव समाज का अनुशासनकर्ता माना जाता है। उनके विचारों का मुख्य स्रोत मनुस्मृति, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ राज्य व्यवस्था, शासन कला और न्यायिक प्रशासन विवेचन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है? मनुस्मृति में उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मनु के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों तरफ अराजकता, मत्स्य न्याय यानी अर्थात शक्तिशाली कमजोर का उत्पीड़न और भय का वातावरण था, तब प्रजा ने त्रस्त होकर ईश्वर से रक्षा की गुहार लगाई। प्रजा की पुकार सुनकर ईश्वर ने अपनी ऊर्जा के विभिन्न अंशों से राजा का सृजन किया। मनु का मानना है कि राजा इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर जैसे लोकपालों के दिव्य तेज के अंश होते हैं। इसलिए राजा केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। यदि कोई प्रजाजन राजा का अनादर करता है तो वह वस्तुतः देवी शक्ति का अपमान करता है। उसके बाद पढ़ेंगे मनु के गुप्ता सिद्धांत। राज्य के संचालन के लिए मनु कौटिल्य की भांति सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत 7 अंग या प्रकृतियां निम्नलिखित हैं। स्वामी यानी राजा राज्य का सर्वोच्च शासक, जो कुशल, नीतिज्ञ, गुणी और प्रजापालक होता है। आत्मीय यानी मंत्री, सचिव, शासन संचालन में राजा की सहायता करने वाले योग्य और प्रज्ञावान अधिकारी। राष्ट्रीय जनपद, राज्य के भौगोलिक सीमा जिसमें उपजाऊ भूमि, निवासी और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। दुर्ग या किला, राज्य की रक्षा के लिए सैन्य दृष्टि से सुरक्षित गढ़, जो विभिन्न प्रकार के जल, धानव, वन, पाषाण के होते हैं। कोष यानी राजकोष, राज्य की आर्थिक रीढ़ जो न्याय संगत करों से भरी जाती है, जिससे प्रजा की रक्षा, कल्याण कार्य होते हैं। दंड, सेना, राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित बल है। मित्र, संकट काल में सहायता करने वाले विश्वास पात्र और अनुकूल राज्य। मनु के अनुसार ये सप्तांग सिद्धांत है, यानी राजा, आत्मीय, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो इसके सप्तांग सिद्धांत याद रखने हैं आपको। उसके बाद आगे पढ़ेंगे राजधर्म और दंड की अवधारणा। मनु के अनुसार राजा परम कर्तव्य राजधर्म पालन करना होता है। राजधर्म का अर्थ प्रजा की रक्षा करना, उसके योगक्षेम का वहन करना और वर्ण व्यवस्था की मर्यादाएं बनाए रखना। मनु ने दंड का शासन आत्म माना है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि दंडी ही राजा, दंड ही नेता और दंड ही शासक है। यदि दंड का उचित निष्पक्ष प्रयोग न हो तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। हालांकि मनु ने राजा को निरंकुश होने की छूट नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट किया है, न्यायपूर्ण स्वेच्छाचारी शासन करने वाले राजा का नाश स्वयं उसका दंड कर देता है। संक्षेप में मनु विचार, मूल्य, नैतिक मूल्य और सुशासन पर आधारित है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार और सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक। प्राचीन भारत में महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र, यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये याद रखना। भारतीय राजनीति का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य यथार्थ राजनीति के प्रबल समर्थक थे, जिनका मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली, सुशासित और कल्याणकारी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना था। राज्य की उत्पत्ति का स्वरूप क्या है? कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है। उनके अनुसार जब मत्स्य के न्याय के कारण मानव जीवन असुरक्षित हो गया, तब लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और अपनी कृषि उपज तथा स्वर्ण का एक निश्चित भाग करके रूप में राजा को देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने प्रजा की रक्षा की, उनके योगक्षेम का दायित्व और अपने ऊपर लिया। कौटिल्य का एक राज्य स्वयं प्रभु संगठित प्रशासनिक इकाई है, जो धर्म, अर्थ और न्याय को संतुलित करते हुए कार्य करती है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है,
वो मनु का सप्तांग सिद्धांत। अब पढ़ेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इसमें क्या है, स्वामी आत्मीय जनपद दुर्ग कोश बल मित्र और ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत है। स्वामी पढ़ेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में स्वामी यानी शीर्ष राजा संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का संचालक नीति निर्धारक होता है। आत्मीय यानी आंख उच्च प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री जो परामर्श देते हैं। जनपद जंगा या शरीर राज्य की भूमि और जनता होता है। दुर्ग यानी बाह राज्य की रक्षा के लिए निर्मित सामरिक किले। कोष यानी मुख धन और आभूषणों का भंडार जिसमें सेना और शासन चलता है। बल दंड और मस्तिष्क सेना राज्य की सुरक्षा के लिए सुसज्जित सेना। मित्र यानी कान कूटनीतिक रूप से सहयोगी राज्य है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में कौटिल्य मंडल का सिद्धांत षटगुण नीति विश्वविख्यात है। मंडल सिद्धांत राज्यों के भौगोलिक और सामरिक संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। इसके केंद्र में विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है। इसके चारों ओर विभिन्न शत्रु मित्र मध्य उदासीन या राज्य के वर्त के मंडल बनते हैं। इस मंडल को संचालित करने के लिए कौटिल्य ने 6 उपाय यानी षटगुण नीति का सुझाव किया है। अब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपने षटगुण नीति। जो सिद्धांत है संधि शक्तिशाली शत्रु के साथ शांति या समझौता करना। विग्रह युद्ध करना, शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाना। यान आक्रमण के लिए प्रस्थान करना, ये सैन्य की तैयारी करना। आसन तटस्थ रहना या स्थिति का इंतजार करना यानी घेर कर बैठना। संश्रय किसी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण या सहायता लेना। द्विधि भाव एक राजा के साथ संधि करना और दूसरे राजा के साथ युद्ध की नीति अपनाना यानी कि दोहरी नीति बोलते हैं इसे। तो ये है षटगुण नीति है जो एक अच्छे राजा होने का संकेत देती है। संधि विग्रह यान आसन संजय या द्विभाव। कौटिल्य ने साम दाम दंड और भेद नामक 4 उपायों का उल्लेख किया है। अब क्वेश्चन छोटे वाला ऐसे भी बन सकता है कि साम दाम दंड और भेद किसके उपाय हैं, तो ये कौटिल्य के हैं जिनका प्रयोग राजा कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर सकता है। यूनिट 1 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे। शुक्र के राजनीतिक विचार और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति यानी शुक्र नीति सार प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक चिंतन का एक मौलिक ग्रंथ है। इसमें राजा के कर्तव्यों, मंत्री दायित्वों, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, सामाजिक आचार विचार सूक्ष्म विवरण मिलता है। शुक्र नीति में राज्य का स्वरूप और राजा के कर्तव्य पढ़ेंगे। शुक्र ने राज्य की एक संस्था के रूप में स्वीकार किया है जिसका उद्देश्य प्रजा का भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का नौकर है, वेतनभोगी शासक है जो जनता के से कर इसलिए वसूलता है, कर यानी कि टैक्स इसलिए वसूलता है कि उनकी रक्षा कर सके। यदि राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण ठीक से नहीं करता है तो वह पापी माना जाता है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि वह अपनी मंत्री परिषद और विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के बिना कोई भी निर्णय न ले। यह शुक्र की नीति है। उसके बाद मंत्री परिषद और प्रशासनिक संगठन पढ़ेंगे। शुक्र नीति एक सुव्यवस्थित मंत्री परिषद प्रावधान जिसमें विभिन्न विभागों मंत्रियों नियुक्ति योग्यता विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है। मंत्रियों की प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। मंत्री परिषद का शुक्र का क्या संगठन रहा है कि एक तो मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री होगा, प्रतिविवादिक मंत्री, न्याय मंत्री, मंत्री राजकीय सचिव, सखा परामर्शदाता होगा और अमात्य यानी राजस्व अधिकारी होगा। प्रधानमंत्री क्या है, समस्त राज्यों की कार्यों की देखरेख करने वाला मंत्री चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री होगा। ये प्रतिविवादिक मंत्री क्या होगा, कानूनी मामलों और न्याय व्यवस्था को संभालने वाला होगा। मंत्री राजकीय सचिव क्या होगा, शासन के दस्तावेजों और पत्रों को तैयार करने वाला होगा। सखा यानी परामर्शदाता राजा का विश्वास पात्र और सलाहकार होगा, परामर्श देगा। आत्मीय राजस्व अधिकारी आय व्यय और संग्रह का हिसाब रखने वाला होगा। उसके बाद शुक्र न्याय और समाज सुधार पढ़ेंगे। शुक्र नीति में स्वतंत्र निष्पक्ष और न्याय व्यवस्था का विशेष बल दिया गया है। राजा का सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया है किंतु उसे हमेशा धर्मशास्त्रों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। शुक्र ने सेना सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया है तथा सैनिकों के
वेतन, प्रशिक्षण, हथियारों और आधुनिकीकरण को स्पष्ट नियम बनाए हैं। इसके अलावा शुक्र सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के नियम और नैतिक जीवन के प्रबल समर्थक थे। इसके साथ ही अपने बीए सेमेस्टर 2 के अपने यूनिट 1 कंप्लीट होती हैं। अब शुरू होती है यूनिट 2 और उसके बाद पीछे रह जाएगी यूनिट 3 यूनिटें रह जाएगी 2 करने के बाद, वो भी हम कम समय में कर लेंगे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और उसके सामाजिक राजनीतिक विचारक। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। 1828 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में, याद रखना छोटा प्रश्न बन सकता है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को उसकी मूल दार्शनिक शुद्धता यानी एक ईश्वरवाद के रूप में प्रतिष्ठित करना और सामाजिक सुधार करना है। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार और सती प्रथा का उन्मूलन क्या है? राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधारों में सबसे साहसिक कदम सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष था। तो ये छोटा प्रश्न बनेगा कि सती प्रथा का विरोध या सती प्रथा को किसने रोका था? तो राजा राम मोहन राय। उनका मानना था कि जीवित पत्नी को पति की चिता पर जलाना घोर अमानवीय पाशविक कृत्य है। उन्होंने ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि वेदों में इस कुप्रथा की कोई समर्थन नहीं है। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 ने कानून बनाकर सती प्रथा का अवैध घोषित कर दिया। क्या है कि राजा राम मोहन राय है, उन्होंने सती प्रथा के जो सती प्रथा था उस पर विरोध किया है, लेकिन इस पर जो कानून बनाया था वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा और बहु विवाह का अर्थ क्या हुआ कि अनेक विवाह, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा का कड़ा विरोध किया तथा महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा का दोबारा विवाह करना, जो सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी फिर दोबारा विवाह होगा उसका, संपत्ति में उनके अधिकारों का समर्थन किया। तो ये है राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास है। राजनीतिक विचार और स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण पढ़ेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय उदारवाद, आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता सबसे बड़े पैरोकार थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को उन्होंने पुरजोर विरोध किया, याचिका दायर की, प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र अनिवार्य शर्त बताया। वे न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करने, जूरी द्वारा विचरण प्रणाली लागू करने और भारतीय किसानों को जमींदारों के शोषण से बचने के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी भी गहरी रुचि थी। वे स्पेन, नेपल्स, ग्रीस वे की स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन करते थे तथा राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग के पक्षधर थे। तो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण पक्ष के पक्षधर राजा राम मोहन राय। उसके बाद पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, 19वीं शताब्दी के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दार्शनिक और आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। उनका मूल मंत्र वेदों की ओर लौटो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भारतीय समाज को वैदिक संस्कृति की तार्किकता, बुद्धि और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कार्य किया। धार्मिक सुधार और वेदों की महत्ता क्या बताई है? दयानंद सरस्वती ने पौराणिक हिंदू धर्म में व्यापक मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, छुआछूत का खंडन किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, सत्य समावेश है। उन्होंने संस्कृत भाषा के ग्रंथों को तार्किक विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादन किया कि वेद किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति कल्याण के लिए वेद है। ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार और शुद्धि आंदोलन पढ़ेंगे। स्वामी जी ने जाति व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया, यानी कि जन्म से आदमी की जाति नहीं होनी चाहिए, वो जो कार्य करता है उस पर रखी जाए। उन्होंने शूद्र महिलाओं को वेदों का अध्ययन का अधिकार देने की वकालत की। वेदों को अध्ययन देने के, शूद्र महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार
कौन दिला रहे थे? स्वामी दयानंद जी। अधिकार देने की वकालत की। धर्मांतरित हो चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए उन्हें शुद्धि आंदोलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, ये प्रश्न बनेगा। तो इसमें उत्तर होगा शुद्धि आंदोलन स्वामी जी ने चलाया है। और इसके साथ ही बाल विवाह का विरोध, अंतरजातीय विवाह समर्थन और क्षत्रिय शिक्षा को बढ़ावा मुख्य सामाजिक कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय चेतना और स्वराज्य का प्रथम शंखानाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किसने किया? छोटा प्रश्न बन सकता है, तो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हालांकि राजनीतिक स्वतंत्रता पर सीधे भाषण देने के बजाय उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। उनका मानना था कि जब तक देशवासी अपने संस्कृति और धर्म पर गर्व करना नहीं सीखेंगे तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेता दयानंद सरस्वती के विचार से अत्यधिक प्रभावित थे। यूनिट 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद, नव वेदांत, राष्ट्रवाद और मानव दर्शन। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उन्होंने 1893 ईस्वी के शिकागो अमेरिकी एवं विश्व धर्म सम्मेलन में अपने ऐतिहासिक भाषण से भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता का डंका पूरे देश में बजाया। उनके विचार धर्म, अध्यात्म, राष्ट्रवाद और मानवतावाद का अनूठा समन्वय है। नव वेदांत और व्यवहारिक वेदांत क्या है? स्वामी विवेकानंद वेदांत के जंगलों या गुफाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यवहारिक वेदांत था। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत यह सिखाता है कि प्रत्येक जीव में उसकी परमात्मा का अंश है। इसलिए भूखे को भोजन कराना, रोगी की सेवा करना, पीड़ितों को राहत देना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने शिव हूँ भावना से दीन दुखियों की सेवा करने हेतु दरिद्र नारायण की सेवा करने का उपदेश दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो शिव हूँ की भावना और दुखियों की सेवा करना, इसमें कौन शामिल है? तो अपने स्वामी विवेकानंद। उसके बाद बढ़ेंगे राष्ट्रवाद और युवाओं का आह्वान। स्वामी विवेकानंद के लिए राष्ट्रवाद आधार आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक एकता थी। उन्होंने भारत को अपनी माता माना। देशवासियों को विशेषकर युवाओं से आह्वान किया वे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बने। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे कमजोरियों और कायरता के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार निर्बलता ही सबसे बड़ा पाप है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका सबसे जो प्रसिद्ध नारा है वो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी जी का नारा है, आप याद रखिए विवेकानंद जी का। मानवता दृष्टिकोण और सामाजिक समरसता क्या है? विवेकानंद ने जातिगत ऊंच नीच और सांप्रदायिक तक बड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि जब तक समाज के शोषित और उपेक्षित वर्ग, दलितों और गरीबों के उत्थान नहीं होगा तब तक देश की प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने पूर्व अध्यात्म और पश्चिम के विज्ञान की तकनीकी के संचलन पर जोर दिया ताकि एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर आधुनिक भारत का निर्माण हो सके। अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आगे की यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नेहरू जी के बारे में। उसके बाद अपनी 2 यूनिटें रह जाएंगी, वो भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी राजनीतिक और आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले की राजनीतिक सत्य, नैतिकता, संवैधानिक तरीकों में क्रमिक सुधारों पर आधारित थी। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करते हुए धीरे धीरे प्रशासनिक सुधार और स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। उदारवादी राजनीति और साधन शुद्धि क्या है? गोखले जी प्रार्थना, सहयोग और शिष्टता का नीति में विश्वास रखते हैं। वे क्रांतिकारी या हिंसक साधनों का विरोधी थे। उनका मानना था कि राजनीतिक का भी आध्यात्मिकरण होना चाहिए, अर्थात वे राजनीतिक कार्यों में नैतिकता और उच्च आदर्शों का पालन किया जाना चाहिए। गोखले ब्रिटिश संसद या कार्य प्रणाली के गहरे प्रशंसक थे और वे भारत के ब्रिटिश तर्ज पर उत्तरदायी शासन चाहते थे। आर्थिक और विचार, ड्रेन थ्योरी, धन की निकासी का सिद्धांत। गोखले ने ब्रिटिश बजट की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में अपने ओजस्वी भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के धन
को ब्रिटिश ले जाने की नीति का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार के भारी करों के, सेना खर्चों और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊंचे वेतनों के रूप में भारतीय धन का शोषण किया जा रहा है, जिससे उसके देश में भयंकर गरीबी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज पढ़ेंगे। 1905 में सन 1905 में गोखले ने स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना था जो जाति, धर्म और स्वार्थ से उठकर एक राष्ट्र सेवा का अपना जीवन समर्पित कर दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में विधेयक पेश किया। अछूत उधार और किसानों के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया। तो इसके में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि अछूत उद्धार और किसानों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक। उग्र राष्ट्रवाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हेम रोल। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। छोटा क्वेश्चन बन सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उग्रवादी या ग्राम दल के सर्वमान्य नेता थे। ग्राम दल के सर्वमान्य नेता बाल गंगाधर तिलक। ग्राम दल बाल गंगाधर तिलक, याद रखना, छोटा क्वेश्चन बनेगा। उन्हें भारतीय अशांति के जनक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा और लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया। ये उपाधियां याद रखना, इसमें भी छोटा क्वेश्चन बनेगा। तिलक ने भारतीय राजनीतिक जनता की सीधी भागीदारी को अनिवार्य माना। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गोखले की उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर तिलक ने कांग्रेस की उग्रवादी राष्ट्रवाद की धारा का नेतृत्व किया। उनका ऐतिहासिक उद्देश्य था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे ने सोई हुई भारतीय जनता में अभूतपूर्व प्राण फूंके। तिलक का मानना था कि भीख मांगने या प्रार्थना पत्र देने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए संघर्ष, त्याग और जुझारूपन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव है। जनता की राजनीतिक चेतना जागृत करने और उन्हें संगठित करने के लिए तिलक ने पारंपरिक त्योहारों का राजनीतिक उपयोग किया। उन्होंने 1893 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव और 1895 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न बनेगा। तो अपने सीधा ही इसका आंसर बनेगा बाल गंगाधर तिलक। पत्रकारिता और हेम रोल आंदोलन। तिलक ने अपने 2 समाचार पत्रों मराठी और केसरी, ये तिलक के 2 समाचार पत्र हैं, वो भी याद रखना, में अंग्रेजी में मराठा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की पोल खोली और जनता को संगठित किया। राष्ट्रद्रोह के आरोप में उन्हें कई बार मांडले म्यांमार की जेल में कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर हेम रोल लीग आंदोलन चलाया, जिसके उद्देश्य भारत ब्रिटिश सरकार के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य दिलाना था। अब यूनिट 3 की टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दादा भाई नेहरू जी, जिसमें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और धन का बहिर्गमन सिद्धांत। दादा भाई नेहरू जी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कौन है? दादा भाई नेहरू जी। कहा जाता है वे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ इंडिया कॉमन सेंस के सदस्य चुने गए। नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 बार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। धन का निष्कासन सिद्धांत। दादा भाई नेहरू जी की सबसे बड़ी देन है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पोइट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से समझाया। उन्होंने गणितज्ञ और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश शासन किस प्रकार भारत के संसाधनों से काट चूस रहा है। उन्होंने बताया कि भारत से ब्रिटेन को जो धन निर्यात किया जाता है उसके बदले में भारत का कोई आर्थिक या भौतिक प्रतिलाभ यानी रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें होम चार्जेस, वेतन, पेंशन खर्चा और भारत के ब्रिटिश पूंजी पर ब्याज शामिल थे। इस आर्थिक शोषण ने भारत को दुनिया के सबसे गरीब देशों में ला खड़ा किया। विचारक और विचार और स्वराज्य की मांग। राजनीतिक विचार और स्वराज्य की मांग क्या थी? आरंभ में नेहरू जी ब्रिटिश न्याय प्रियता में विश्वास रखते थे, परंतु अपने जीवन के अंतिम चरण में वे समझ चुके थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों का भला होने वाला नहीं है। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उसके अध्यक्ष
तथा भाषण में स्पष्ट रूप से स्वराज ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग रखी गई। उनके आर्थिक और राजनीतिक विचारों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य राष्ट्रवादियों को गहराई से प्रभावित किया गया। यूनिट 3 कंप्लीट होती है बीए सेमेस्टर 2 की। अब यूनिट 4 और 5 बची है, जिसमें यूनिट 4 पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसा, राम राज्य और सौहृदय के विचार महात्मा गांधी के पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोपरि नेता, एक महान दार्शनिक थे। उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु सत्य और अहिंसा था। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी। उन्होंने राजनीतिक और नैतिकता को कभी अलग नहीं किया, बल्कि राजनीतिक नैतिकरण पर बल दिया। सत्याग्रह और अहिंसा की अवधारणा पढ़ेंगे। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के मूल आधार सत्याग्रह है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह कोई कायरों का हथियार नहीं है, बल्कि है दुर्बल का नहीं, बल्कि असीम आत्मबल वाले वीर पुरुष का अस्त्र है। इसमें अन्याय करने वाले के प्रति घर्षण या हिंसा का भाव नहीं होता, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। अहिंसा गांधी जी के लिए केवल शारीरिक हिंसा नहीं करना, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी कष्ट पहुंचाना, सभी जीवों के प्रति प्रेम रखना है। राम राज्य और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र। गांधी जी का राम राज्य किसी धार्मिक राज्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे नैतिक और आदर्श समाज का घोषक था जहाँ सत्य का न्याय, समानता और सभी धर्मों का समान आदर हो। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वे केंद्रिक सत्ता का विरोध करते थे। उनका आदर्श ग्राम स्वराज था, जिससे प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर, स्वावलंबी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप यानी न्यासधारिता का सिद्धांत। गांधी जी ने आर्थिक विचारों में सर्वोदय, सबका उत्थान और कल्याण का प्रमुख स्थान है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के शोषण को रोकने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार उद्योगपतियों के पास अतिरिक्त धन या संपत्ति है, वे उनके स्वामी नहीं, बल्कि केवल ट्रस्ट यानी संरक्षक है। उन्होंने संपत्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए और गरीबी के भलाई के लिए करना है। इसके साथ ही खादी, कुटीर उद्योग और स्वदेशी आर्थिक कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। लोकतंत्र, समाजवाद और गुट निरपेक्षता पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। यह सबसे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आधुनिक भारत के मुख्य शिल्पकार थे, यानी कि निर्माता थे। वे गांधी जी के प्रमुख शिष्यों में से थे, किंतु उनके वैचारिक दृष्टिकोण समाजवाद, विज्ञानवाद और आधुनिकता का विशेष पुष्ट था। लोकतंत्र, पथ निरपेक्षता और राष्ट्र निर्माण। नेहरू जी की संसदीय लोकतांत्रिक अटूट व्यवस्था थी। उन्होंने भारत की जैसी विविधपूर्ण और विशाल आबादी वाले देशों में बहुदलीय लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक मताधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की नींव को मजबूत किया। वे एक पक्के पंथ निरपेक्ष राज्य के समर्थक थे, जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म न हो और न ही धर्मों का समान संरक्षण हो व आदर मिले। नेहरू का मानना था कि आधुनिक भारत का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भारी उद्योगों की स्थापना, जिसे इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, बहुआयामी शिक्षण संस्थानों के विकास से संभव है। समाजवादी विचार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। नेहरू सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे, परंतु वे सोवियत संघ शैली के कठोर और तानाशाही साम्यवाद पक्षधर नहीं थे। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग चुना, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ किसी निजी क्षेत्र भी रहे हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण इस प्रकार है कि संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो और गरीबों का शोषण रुक सके। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और गुट निरपेक्षता पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो महाशक्तियों यानी अमेरिका, सोवियत संघ में बंट रहा था, तब नेहरू जोसेफ ब्रिज टिटो, यूगोस्लाविया और गमाल अब्देल नासिर मिस्र के थे। साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इनका उद्देश्य किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्रता, विदेशी नीति का पालन करना और विश्व शांति उपनिषेध का विरोध, संघर्ष तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया था।
अपने बीए सेमेस्टर सेकेंड की यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है। अब ये और 5 मिनट का वीडियो होने वाला है जिसमें यूनिट 5 पढ़ेंगे, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके साथ ही हमारे बीए सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो पूरा होगा भारतीय राजनीतिक विचारक का, जिसका एग्जाम अगले ही 2 या 3 दिनों में है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें पढ़ते हैं मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय, मार्क्सवादी से मूल्यनिष्ठ मानवतावाद की तक की यात्रा। मानवेंद्र नाथ राय या एम.एन. रॉय नरेंद्र भट्टाचार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अनूठे क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता और महान दार्शनिक थे। उनके वैचारिक जीवन की 2 प्रमुख चरण रहे हैं। प्रथम चरण वे कट्टर मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल प्रमुख नेता रहे हैं। द्वितीय चरण में उन्होंने मार्क्सवाद की कमियों को पहचान कर रेडिकल फेमिनिज्म मूल्यनिष्ठ या वैज्ञानिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया है। मार्क्सवाद के मोहभंग। आरंभ में एम.एन. रॉय लेनिन के संपर्क में आए। उन्होंने मेक्सिको तथा सोवियत संघ में रहकर कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया। वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संस्थापकों में से थे, किंतु वे जैसे जैसे जोसेफ स्टालिन के तानाशाही रवैये, व्यक्ति पूजा और मार्क्सवादी दर्शन के मनुष्य के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा को उन्होंने नजदीकी से देखा, उनका मार्क्सवादी मोहभंग होने लगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पारंपरिक मार्क्सवादी आर्थिक निश्चयवाद पर बल देता है और व्यक्ति की नैतिकता, चेतना तथा स्वतंत्रता की बलि चढ़ा देता है। रेडिकल ह्यूमनिज्म या नव मानवतावाद क्या है? अपने जीवन के अंतिम दौर में रॉय ने नए दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसे रेडिकल ह्यूमनिज्म का या मूलनिष्ठ मानवतावाद कहा है। इस दर्शन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। व्यक्ति की सर्वोच्चता। मनुष्य सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र है। राज्य समाज साधन है और मनुष्य का विकास स्वतंत्र साध्य है। बहुबुद्धिवाद और नैतिकता। रॉय के अनुसार स्वतंत्रता का आधार अंधविश्वास या धर्म नहीं है, बल्कि मानवीय बुद्धि और विवेक की नैतिकता है। ये कौन कहते हैं? एम.एन. रॉय कहते हैं। उसके बाद दल विहीन लोकतंत्र। दलीय राजनीति भ्रष्टाचार और जनता के मोह भंग के कारण बनी है, इसलिए उन्हें स्थानीय कमेटियों यानी पीपुल्स कमेटियों पर आधारित विवेक केंद्रीकरण या दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। उसके बाद पढ़ेंगे अपने जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बाद पढ़ेंगे अपने भीमराव अम्बेडकर, और इसके साथ ही हमारे बीए सेमेस्टर 2 की जो 500 यूनिट है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए कुछ देर और वीडियो में और पूरा करते हैं अपने इस सिलेबस को। जयप्रकाश नारायण, समग्र क्रांति, दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद। जयप्रकाश नारायण यानी लोकनायक जेपी ऐसे बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति की करिश्माई नेता, समाजवादी विचारक और समग्र क्रांति के प्रणेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी के बाद सत्य की राजनीतिकता से दूर रहकर समाज सुधार व जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। समाजवाद से गांधीवाद का सर्वोदय की ओर। जेपी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के दौर में मार्क्सवाद और कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। वे मानते थे कि देश की गरीबी और असमानता का अंत केवल सामाजिक अव्यवस्था से हो सकता है, किंतु बाद में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उनका मोह मार्क्सवादी हिंसा और सत्ता की राजनीति से भंग हो गया। उन्होंने समाजवादी मार्ग छोड़कर सर्वोदय और भूदान आंदोलन का मार्ग अपना लिया। समग्र क्रांति क्या थी? 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान जेपी ने समग्र क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान किया। समग्र क्रांति का अर्थ केवल राजनीतिक परिवर्तन या संस्कार बदलना नहीं था, बल्कि समाज के सभी पहलुओं में एक साथ क्रांतिकारी बदलाव लाना था। इसके 7 प्रमुख आयाम थे। राजनीतिक क्रांति, भ्रष्टाचार मुक्त और सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करना था। राजनीतिक क्रांति के बाद पढ़ेंगे आर्थिक क्रांति। आर्थिक विषमता का अंत, विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योगों का विकास। सामाजिक क्रांति, जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। सांस्कृतिक मूल्य तथा पुनरुत्थान और नैतिक शिक्षा थी। शैक्षिक क्रांति, रोजगार परक चरित्र निर्माण करने वाले शिक्षा पद्धति। बौद्धिक क्रांति, तार्किक और स्वतंत्रता जीवन का चिंतन। पारिस्थितिकी पर्यावरण क्रांति, प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना। तो यह टोटल 7 क्रांतियाँ थी। राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और
पारिस्थितिक क्रांति जेपी के द्वारा थी। दल विहीन लोकतंत्र क्या है? जेपी का मानना था कि वर्तमान दलीय राजनीति चुनाव जीतने वाले धनबल और बाहुबल के प्रयोग तक सीमित रह गई है। इससे जनता का वास्तविक कल्याण नहीं होता है, इसलिए उन्हें ग्राम सभाओं के आधार पर ऊपर तक जुड़े हुए दल विहीन का लोकतंत्र का खाका खींचा, जिससे जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रख सके। अब पढ़ेंगे यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद ही हमारी क्लास समापन होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, दलित मुक्ति और राज्य का समाजवाद। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के महान विधिवेता, अर्थशास्त्री और सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन की धुरी है। उनका संपूर्ण जीवन भारत के शोषित, दलित, पीड़ित और अछूत वर्ग को अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। जाति व्यवस्था और छुआछूत की आलोचना। डॉक्टर भीमराव ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा और छुआछूत पर सबसे बड़ी तीव्र और वैज्ञानिक प्रहार किया है। उनकी प्रसिद्ध और क्रांतिकारी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उच्छेद में उन्होंने सिद्ध किया कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है जो मनुष्य को अमानवीय रूप से बांटती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक जाति व्यवस्था, असमानता और यह ढांचा रहेगा, तब तक देश में वास्तविक लोकतंत्र या राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय और संवैधानिक लोकतंत्र है। अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं थी, बल्कि यह जीवन का एक ऐसा तरीका था जो स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित हो। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और आरक्षण के प्रावधानों के माध्यम से वंचित वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सुरक्षा की प्रदान की। राज्य का समाजवाद और आर्थिक लोकतंत्र। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल सामाजिक समानता से नहीं बल्कि आर्थिक लोकतंत्र से भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज में राज्य के समाजवाद का प्रस्ताव रखा। इसके तहत उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में रखकर सहकारी खेती कराई जानी चाहिए ताकि पूंजीपतियों और जमींदारों, गरीबों का शोषण रोका जा सके और प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आजीविका की गारंटी मिल सके। और इसके साथ ही हमारा आज कंप्लीट होता है बीए सेमेस्टर 6 का 1 से 5 यूनिट अपने एक वीडियो में कंप्लीट की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे ही बीए के लिए किसी भी सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आगे कौन सी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में जोड़ रखा है और इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ आया है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।